हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आज SN2 की तरफ चलेंगे और SN2 रिएक्शन के बारे में समझेंगे। कल के क्लास में लास्ट क्लास में हमने SN1 रिएक्शन को देखा था और उससे रिलेटेड कुछ सवाल किया था हमने, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने समझ में आया होगा, आप लोगों ने बनाया भी होगा। आज चलते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है भाई, देखेंगे। SN का मतलब समझ में आ ही गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट्स पर निर्भर कर रहा हो। दोनों रिएक्टेंट्स मतलब अल्काइल हैलाइड पर भी निर्भर कर रहा हो, यानी अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर कर रहा हो, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर भी निर्भर कर रहा हो। तो जब रिएक्शन का रेट दोनों चीज़ों पर निर्भर करे, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दो चीज़ों पर निर्भर करे, तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। SN2 में 2 का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है इन दिस रिएक्शन rate of reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile। दो चीजों पे निर्भर कर रहा है, दोनों चीजों पे निर्भर कर रहा है। That is on both substrate। substrate का मतलब होता है reactant, substrate का मतलब क्या होता है? reactant। and also follow second order change, second order kinetics, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन अकर्स इन ओनली वन स्टेप। अगर आपको याद हो कि SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता था, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर निर्भर नहीं करता था, सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता था, इसीलिए उसको SN1 रिएक्शन कहते थे। SN1 रिएक्शन को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता था, और SN1 रिएक्शन चूंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करता था, इसीलिए वो 2 स्टेप में करना पड़ता था। क्योंकि उसके पास बल्कि ग्रुप होते थे, तो न्यूक्लियोफाइल उस सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पाता था। आज का जो है ये SN1 रिएक्शन है, और ये SN1 रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में पूरा होता है, यानी कि न्यूक्लियोफ्यूज का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साथ साथ। वहां पर क्या होता था? पहला स्टेप में न्यूक्लियोफ्यूज निकलता था और जाकर के एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था SN1 के केस में। लेकिन यहां पर क्या है कि न्यूक्लियोफ्यूज का निकलना और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल का आना, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और इसीलिए ये SN2 रिएक्शन एक स्टेप में ही पूरा हो जाता है। जैसे SN1 को करने के लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की जरूरत होती थी, उसी प्रकार SN2 को करने के लिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा बेटर होता है। यहां पर किसी पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेप में होता है, तो इंटरमीडिएट तो बनता नहीं है। वहां पर क्या होता था? SN1 में एक कार्बोकेटायन बनता था, जिस कारण से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता होती थी। पर SN2 में किसी भी पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होगा, एज नो कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और वहां पर पोलर सॉल्वेंट बेटर रिएक्शन को परफॉर्म कराता था, लेकिन यहां पर जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, हम वैसे सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहां पर इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों चीजों पर निर्भर कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर कर रहा है और अल्काइल हैलाइड पर भी निर्भर कर रहा है। इसीलिए यहां पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफ्यूज का निकलना तभी निकलेगा जब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उसको निकाल पाएगा। देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें से कहीं से भी रह सकते हैं। चले आगे इसके बाद। ओके, अब हमने कहा था कि आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, ये समझने में अगर आपको दिक्कत होती है तो यहां पर हमने एक लिस्ट निकाल कर दिया है आपको। वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल किसको कहा जाएगा, जैसे I- आयोडीन पे अगर माइनस चार्ज है तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। उसी प्रकार HS यानी हाइड्रोजन सल्फाइड अगर है आयन के फॉर्म में तो वो भी एक बहुत अच्छा, यानी सल्फर और आयोडीन वाले न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल माने जाएंगे। सल्फर पे और आयोडीन पर अगर माइनस का साइन है तो वैसे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल माने जाएंगे। उससे थोड़ा सा कमजोर पर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में ही आते हैं ब्रोमीन Br-, OH-, CN साइनाइड माइनस। यानी आप समझ लीजिए कि ये जो दोनों हैं यहां से लेकर यहां तक ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में ही आते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, OH-, HS-, RS, R मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3S-, C2H5S-, R का मतलब मिथाइल इथाइल से है। साइनाइड है, नाइट्राइल है। फेयर थोड़ा बेटर होते हैं, अमोनिया, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस। और वाटर और अल्कोहल जो है वह वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इन पे माइनस का चार्ज नहीं है, इनके पास सिर्फ लोन पेयर है। यानी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो वो उतना अच्छा नहीं है। और वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है, RCO3H, यानी RCO3H जो है ये आपका एक वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में आता है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे दिखे दिया हुआ है, ये 10 के पावर 5 से भी ज्यादा फास्ट, 10 का पावर 5 से भी ज्यादा फास्ट करता है। और ये 10 का पावर -2 इसका रिएक्टिविटी है, तो देख सकते हैं आप कितना पुअर है। बगल में उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और आपको दिमाग में रखना है सिर्फ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं। तो आयोडीन है, ब्रोमीन है, HS है, OH है, ये सब जो है आपके पास वो सब आपके स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 रिएक्शन कैसे होता है। क्योंकि SN2 रिएक्शन को समझाने के लिए हमको 3D डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने यहां पर इसको पहले से ही प्रिपेयर किया है सो दैट आपको क्लास में समझाने में आसानी हो। देखिए हो क्या रहा है, एक एग्जाम्पल लिए हैं CH3Br, यानी यहां पर जो एग्जाम्पल है वो ब्रोमोमीथेन का एग्जाम्पल है। और ब्रोमोमीथेन किसी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो चूंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो यहां का जो OH- है ये Br के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। देखो अभी हमने देखा ना कि जो Br- है वो क्या है, OH- के मुकाबले स्ट्रॉन्गर है। वैसे तो Br- और OH- दोनों ही स्ट्रॉन्गर है, परंतु OH- के मुकाबले Br- के मुकाबले OH- जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इस कारण से वो क्या करेगा, OH- जो है वो क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा। हैलोजन के मुकाबले फंक्शनल ग्रुप हमेशा ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं आयोडीन को छोड़ करके। तो यहां पर जो फंक्शनल OH- है ये OH- क्या करेगा, इस Br के जगह पर चला जाएगा और Br- न्यूक्लियोफ्यूज बनकर बाहर हो रहा है। अगर हम इस CH3Br को दिखाएं तो CH3Br कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आपको डॉटेड लाइन इस प्रकार से कहीं दिखाई देता है, इसको कहते हैं डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है इस तरह की चीजों को। मतलब इस प्रकार अगर रहेगा तो इसको समझना है कि आपसे दूर जा रहा है, फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, या इसको कह सकते हैं इनसाइड द प्लेन है इस बॉन्ड को। और अगर इस प्रकार से अगर आपको कहीं बॉन्ड दिखाई देता है इस प्रकार से, अगर आपको इसको वेज कहते हैं, उसको डैश कहते हैं। अगर इस प्रकार से वेज अगर आपको दिखाई देता है, वेज इसको कहते हैं WEDGE, इसको कहते हैं डैश। और डैश जो होता है ये क्या दिखाता है, इनसाइड द प्लेन। क्या दिखाता है, इनसाइड द प्लेन को ये शो करता है। और ये क्या करता है, आउटसाइड द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी अबव द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, अबव द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को दिखाता है। यानी यहां पर अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये आपकी तरफ है, यहां पर अगर हाइड्रोजन है तो वो अंदर की तरफ है। और अगर नॉर्मल लाइन इस प्रकार से खींचा हुआ है तो आपको समझना है कि इसका मतलब यह है कि वो ऑन द प्लेन है। क्या है, ऑन द प्लेन है। तो 3 तरीके से समझना है। अगर डैश रहेगा, डैश बॉन्ड रहेगा तो इनसाइड द प्लेन,
वेज रहेगा तो क्या बोलना है, आउटसाइड द प्लेन, और अगर नॉर्मल लाइन रहेगा तो समझना है ऑन द प्लेन। तो यहां पर कार्बन है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन है, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऑन द प्लेन है। अब यहां पर ये जो आप किनारे किनारे देख रहे हैं, चूंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री भी नहीं कह सकते हैं इसको, परंतु मान लेते हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है, तो यहां पर जो है हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन जो है वो बल्की ग्रुप नहीं है, हेवी ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक नहीं पाएंगे। वहां पर क्या होता था 3 डिग्री वाले में, यहां CH3 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 होता था, जिस कारण से क्या करता था, ये सब मिल करके इस न्यूक्लियोफाइल को इधर आने नहीं देता था। लेकिन आज के केस में क्या है, ये मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, और हाइड्रोजन बहुत छोटे एटम होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक नहीं पाएंगे, ये हिंड्रेंस पैदा नहीं कर पाएंगे। इधर से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पहले से एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को तो अपनी तरफ आने नहीं देगा ना, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इधर से तो भाई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, यानी कंफर्म है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के करीब आता जाएगा, इसके डर से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये ब्रोमीन इस कार्बन को छोड़ता जाएगा। जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा वैसे वैसे ये दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे दूर जाता जाएगा, धीरे 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 ये निकल जाएगा, और ये उसी समय क्या हो जाएगा, उसी क्षण जाकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अभी जब ब्रोमीन इधर है तो इस न्यूक्लियोफाइल के डर से बाकी हाइड्रोजन इस तरफ दुबके हुए हैं, उल्टा साइड में है, और जब न्यूक्लियोफाइल इधर से जाकर के जुड़ रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। देखिए OH माइनस और Br जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक साथ टूट रहे हैं, मतलब Br अलग होते जा रहा है और OH जो है जुड़ते जा रहा है, इसीलिए उसको डॉटेड लाइन से इस प्रकार दिखाया गया है कि इसका निकलना और इसका आना इसके जीवन में दोनों एक साथ हो रहा है। अचानक एक समय कैसा आएगा कि ब्रोमीन बाहर निकल चुका होगा और OH जाकर के जुड़ चुका होगा। अभी जब ब्रोमीन इधर था राइट हैंड साइड में, तो बाकी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन थी, इस न्यूक्लियोफाइल के डर से ये लोग इधर दुबका हुआ था। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा, कार्बन इधर से खाली, कार्बन के पास ब्रोमीन इधर से खाली हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल जब इधर से आएगा तो उसके डर से अब न्यूक्लियोफाइल इधर हो गया है, इसीलिए बाकी चीजें उल्टे डायरेक्शन में चले गए हैं। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम इन्वर्जन कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन, जैसे आप अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं और लेकर जाते जाते अचानक से हवा चला और आपका छाता ऐसे हो गया, माने जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा छाता का क्या हो गया, अम्ब्रेला का इन्वर्जन हो गया। तो बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह जो चीज उधर था अब इधर हो गया, तो जस्ट लाइक इन्वर्टेड अम्ब्रेला, ये इन्वर्जन हो गया है। यहां पर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई महिला मित्र है या पुरुष मित्र है, तो जब आपकी शादी होने लगेगी, अगर उससे नहीं हो रही है, इत्तेफाक से, होना भी नहीं चाहिए, अगर होगा तो जिंदगी नरक बन जाती है, तो नहीं ही कीजिएगा तो बेटर है। हाँ, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन आदमी करता नहीं है, हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि उस मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, और साथ निभाने का, 7 जन्म का कसम वादा, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। फ्रॉड आदमी नहीं बनना चाहिए या फ्रॉड लड़की नहीं बनना चाहिए। जो है साफ सुथरा कहिए कि भैया क्या है नहीं है, इसमें अगर रजामंदी है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, है ना। तो बस यही वाली बात होनी चाहिए, क्लियर कट। ही नहीं कि हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी उन्हीं संग बिताएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, ये सब बकवास बात है ना। और कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ 10 रुपया का पापा का पैसा से आइसक्रीम खरीद करके और पार्क में बैठ के और पूल में बैठ के पार्क में और पैर हिला हिला करके आइसक्रीम खाना और प्रॉमिस करना कि हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, आँख में आँख डालकर बोलना, हाथ में हाथ पकड़ कर बोलना, ये आसान है, लेकिन जीवन बिताना उतना आसान नहीं होता है। वहाँ आटा चावल दाल, बच्चों के डायपर, फिनाइल, पोछा लगाने वाला, बर्तन, झाड़ू, ये सब भी खरीदना पड़ता है, और उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। महिलाओं के भी अपने खर्च उठाने पड़ते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं होता है। खैर, आप समझ गए होंगे, है ना।
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहां पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके जीवन से, जब आपकी शादी होने लगती है, तो जैसे जैसे आपसे उससे बात करना लोग कम कर देता है, तो जैसे जैसे बात करना कम करेगा, उसको अवॉइड करना है ना जी, तो इससे बात बढ़ने लगती है। टाइम तो यहाँ जा रहा है, तो ये टाइम क्या होता है, इधर से कटौती किया जाता है और फिर वो टाइम इधर फॉरवर्ड किया जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका निकलना यानी एक्स का जाना और किसी नए का आपके जीवन में प्रवेश करना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही होती हैं। जिस दिन आपकी शादी हो जाती है, ये आपके साथ बिल्कुल बॉन्ड बना लेता है और ये बेदखल होकर के बाहर चला जाता है या चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है और जिंदगी पहले की तरह नहीं रह जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यानी आप शादी के बाद की जिंदगी और शादी की पहले की जिंदगी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो किसी जीवन में, किसी इंसान के जीवन में जब ये फेज आता है, जो मैरिड लाइफ जो होती है, वो SN2 रिएक्शन को ही परफॉर्म करता है। आप समझने के लिए इसको दिमाग में रख सकते हैं कि जिंदगी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन भी ऑपोजिट हो गया, इसीलिए इसको हम इन्वर्जन कह रहे हैं। लेकिन SN1 में क्या होता था, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता था, वहां कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट नहीं होता था। तो अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो, ऑपोजिट नहीं हो, उसको कहा जाता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जैसा पहले था वैसा ही अब भी है, बस खाली एक्स की जगह पर क्या आ गया है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया है। तो वहां SN1 में रिटेंशन होता था, जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही था, बस खाली एक्स की जगह पे दूसरा चीज आ जाता था। तो SN1 में रिटेंशन होता है, लिख लीजिएगा इसको। जबकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। चलिए, आपको इसमें लगता है जो बात मेरे को लिखना चाहिए, अभी सारी बात आपको लिखना है, आप सारी बातों को लिखें। अम्ब्रेला फ्लिप्ड इनसाइड आउट, जो अंदर की चीजें थी वो बाहर आ गई हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। कर लो मेरे भाई। हाँ, चलिए, वेरी नाइस। अब यहां पर वही बात मैंने जो कहा वही है, यहां पर इन्वर्जन यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है, याद रखना है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और इस इन्वर्जन को क्या कहा जाता है, बताइए। तो NCERT बुक में ये नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको वार्डन इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्डन इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, रिलेटिवली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो चीज लेफ्ट है वो राइट हो गया, जो टॉप है वो बॉटम हो गया। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिवली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, और उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। अच्छा सर, एक बात हम समझ नहीं पाए सर, कि मान लीजिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था तो वो SN1 को परफॉर्म करता था, और 1 डिग्री था सर तो वो SN2 को परफॉर्म करता था। अगर सर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा तब क्या करेगा सर? अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो वो SN1 करेगा सर कि SN2 करेगा सर? तो देखो बाबू, खाली उस पर ध्यान मत दो। हमने क्या बताया कि SN1 रिएक्शन को कराने के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जब रहेगा तो वो SN2 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब वो SN2 को फॉलो करेगा। और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, नहीं समझ रहे हो, तो उस केस में वो क्या होगा, वो SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 को भी जा सकता है, SN2 को भी जा सकता है। निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वो SN2 को जाएगा जी, और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है इसका मतलब वो SN1 को जाएगा। तो यहां पर वही बात लिखे हैं कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN1 को भी जा सकता है, SN2 पे भी जा सकता है। निर्भर करता है किस पर, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहा तो SN1, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो SN2। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था। और SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है, सबसे ज्यादा तेजी से मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद अलाइल, उसके बाद बेंजाइल। मतलब जो SN1 में था उसका जस्ट उल्टा रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर SN2 में देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत बेहतर चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। खैर, चलते हैं, सीधा आते हैं मुद्दे पर।
एक बात और अपने पिता ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, यहां पर किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है, यहां कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और इसीलिए यहां किसी पोलर सॉल्वेंट की दरकार, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। चलो ये भी हो गया, यहां क्वेश्चन ही आधा अधूरा है, क्या किया जाए। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां से ले लेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर। यही सवाल फिर से है, और यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था आप लोगों को, पर वो SN1 के लिए था, आज हम SN2 के लिए करेंगे। SN1 के लिए तो कल बता ही दिए, तो क्या टाइम वेस्ट करना, आज हम लोग सिर्फ SN2 पर चर्चा करेंगे। वही क्वेश्चन है तो SN1 पे क्या टाइम वेस्ट करें, सेम क्वेश्चन है बच्चे। देखो यहां पर क्या है, C6H5CH2Br है, तो पहले C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग है, और उसके साथ लगा हुआ है CH2Br, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। इसके बारे में क्या है भैया, C है, C के साथ H है, उसके साथ Br है, और उसके साथ भाई साहब 2 बेंजीन रिंग भी है, क्योंकि 2 बार C6H5 है, ऐसा है कुछ। इसके बारे में भाई साहब क्या है, पहले तो एक बेंजीन रिंग है, किससे जुड़ा है, CH से, और उस CH से क्या है भैया, CH3 है, और उससे क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है। इसकी अगर बात कर ले तो यहां पर क्या है आपके पास C6H5, उसके बाद C, उसके बाद भैया बेंजीन रिंग फिर से एक बार है, और उसके बाद फिर से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और ये Br है। अब यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच रहता है उसको तो अल्फा कार्बन कहते हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये कार्बन बीटा, बेंजीन का ये कार्बन बीटा, बेंजीन का ये कार्बन बीटा, ये 3 बीटा कार्बन हो गया भाई साहब। इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है ये अल्फा, उससे जुड़े हुए कार्बन को बीटा, यहां 2 बीटा कार्बन है, इसीलिए ये 2 डिग्री अल्काइल। लिखते मत रहो भाई, छापते बड़ी हो तुम लोग, लिखते मत रहो, पहले समझो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, लिखते नहीं रहा करो। हाँ अगर चीजें समझ में आ रही तो वेल एंड गुड, तब तो चलते चलो साथ साथ। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, अरे बाप रे, ये भी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कल सेम क्वेश्चन कराया गया है भाई साहब, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है आई थिंक सो। यहां पर क्या है, ये अल्फा है, और यहां पर ये क्या है, बीटा है, एक बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब आपको पूछा है SN2 रिएक्शन, तो भैया SN2 का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले 1 डिग्री है, उसके बाद 2 डिग्री है, उसके बाद 3 डिग्री। SN1 के लिए तो यही ऑर्डर चलता है ना, SN2 के लिए तो यही ऑर्डर चलता है। अगर हम इसका नाम 1 दे दें, इसका नाम 2 दे दें, इसका नाम 3 दे दें, और इसका नाम 4 दे दें, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कोई है, यानी 1 वाला सबसे फास्ट करेगा। यानी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 ऑर्डर लिखे, यानी क्या लिखे, SN2 का ऑर्डर लिखे, तो SN2 का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा, 1 नंबर वाला होगा। उसके बाद अब इन दोनों में देखना है, 2 डिग्री के 2 दे दिए हैं, तो यहां पर क्या देखा जाता है, यहां पर बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर बल्कि ग्रुप है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या है, अगर बल्कि ग्रुप है तब तो फिर वो SN1 को जाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप रहता है तो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकता है, और यहां पर तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अगर बल्कि ग्रुप नहीं रहेगा तो ज्यादा आसानी से फास्ट रिएक्शन होगा। तो यहां पर आपको देखना है SN2 में क्या देखना है कि बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, जितना कम बल्कि ग्रुप हो उतना बेटर है। तो इन दोनों में बल्कि ग्रुप किसमें कम है, यहां 2 बल्कि ग्रुप हैं, बल्कि मतलब भारी, 2 बड़े बड़े बेंजीन रिंग है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। और यहां पर बल्कि ग्रुप एक ही बेंजीन है और एक मिथाइल, इसके मुकाबले थोड़ा छोटा बल्कि ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ज्यादा फास्ट करेगा SN2 को। इसका मतलब पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, क्योंकि ये दोनों की 2 डिग्री हैं, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका SN2 का ऑर्डर है। भैया अभी तो तुमको यह समझ में आ गया, बाद में भूल जाओगे तो लिख लेना एक बात कहीं, SN2 रिएक्शन का जो रेट है, SN2 रेट है, SN2 रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कि ग्रुप होता है। अगर बल्कि ग्रुप ज्यादा है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, अगर बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, जबकि अगर SN1 रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। और इसीलिए यहां पर 2 बल्कि ग्रुप हैं और यहां पर एक ही बल्कि ग्रुप है, इसीलिए इन दोनों के मुकाबले ये ज्यादा फास्ट SN2 करेगा।
नोट डाउन करो। अगर कोई बात नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों। हो गया बालक? चलो SN1 का नहीं बताए, अगर SN1 का पूछता तो SN1 तो खैर कल ही बता चुके थे। अगर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि SN1 के केस में क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर SN1 का ऑर्डर हमसे पूछा जाता तो भैया SN1 तो होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, इसका मतलब SN1 के लिए सबसे पहले 4 होता। इन दोनों में कौन होता? तो इसके पास बल्कि ज्यादा है, इसका मतलब 2 होता। उसके बाद कौन होता भाई साहब? उसके बाद 3 होता, और सबसे पुअर कौन होता? 1 होता। हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। तो पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अरे जो है इसका उल्टा है, देखो जो यहां पर है उसका उल्टा। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहां पर जो है हमेशा उल्टा ही आएगा भाई साहब, हमेशा ही उल्टा आएगा। ये सिंपल सी बात है कि SN1 और SN2 एक दूसरे के ऑपोजिट ही काम करते हैं। तो SN1 का अगर ऑर्डर बोलेगा तो वो वाला लिखेंगे, SN2 का ऑर्डर बोलेगा तो ये लिखेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, इसको ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद Which alkyl halide form the following pairs would you expect to react more rapidly by a SN2 mechanism? इन दोनों में से इसमें, और ये पहला सवाल है, इन दोनों पेयर में से, इन दोनों में से ज्यादा फास्ट SN2 कौन करेगा? तो भैया ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन ना अटैच है, डायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली। इससे ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा हो गया, बीटा के बाद तो गामा होता है, गामा के बाद डेल्टा होता है। तो आपको बीटा कार्बन ना देखना है, एक बीटा है। यहां पर ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, यहां 2 बीटा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। आपको पूछा है SN2 ज्यादा फास्ट कौन करेगा? तो 1 डिग्री करेगा कि 2 डिग्री करेगा? तो 1 डिग्री करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला SN2 परफॉर्म करेगा। यहां पर ब्रोमीन यहां पर होना चाहिए, छूटा हुआ है लगता है, और यहां पर ये है। यहां पर ये क्या है? ये अल्फा है तो ये बीटा और ये बीटा, यहां 2 बीटा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये अल्फा है तो ये बीटा, ये बीटा, ओह यहाँ Br नहीं, ये Br यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर CH3 है, सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 बीटा है, इसका मतलब ये क्या है? 3 डिग्री है। तो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा फास्ट कौन करेगा? SN2 को 2 डिग्री करेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? बीटा कार्बन से पहचानना है कि कितना अल्फा कितना बीटा, जितना बीटा कार्बन उतना डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसी प्रकार यहां पर क्या है? CCH3। हाँ ये एक अच्छा सवाल है भैया, नहीं समझ में आ रहा है साफ से, तो जरा इसको हम साफ से समझाना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। CH3, CH3, उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद क्या है? CH2Br, और दूसरा जो लिखा हुआ है वो है आपके पास CH3, CH2, CH3, CH2Br। ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू, इसको हम साफ से लिख रहे हैं यहाँ पर। यही तीसरा सवाल को हम यहाँ पर अलग से लिखे हैं। आपको पूछा गया है कि इन दोनों में SN2 ज्यादा फास्ट कौन करेगा? तो भैया अगर हम यहाँ देखें तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, उसके बाद तो गामा हो गया। ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। यानी यहां पर बीटा कार्बन की संख्या दोनों के केस में 1 है। ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में SN2 फास्ट कौन करेगा। क्या बताना है? कि इन दोनों में SN2 फास्ट कौन करेगा। तो अभी तुरंत मास्टर साहब लिखे थे, क्या लिखे थे भैया? कि SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्की ग्रुप। अगर बल्की ग्रुप है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब यहां पर ब्रोमीन यहां से हटेगा तो इसी कार्बन पर ना न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफ्यूज अगर इस कार्बन से निकलेगा तो इसी कार्बन पे ना न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ रहा है तो यहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, यहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा इस कार्बन पर, तो यहां पर जो एक मिथाइल ग्रुप है ये साला डिस्टर्बिंग है। ये क्या है? डिस्टर्बिंग है। यहां पर यह जो है वो थोड़ा दूर है, जिस कारण से न्यूक्लियोफाइल को यहां पर पहुंचने में, यहां घुसने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा, रिएक्शन स्लो नहीं हो जाएगा, इससे डर करके स्लो नहीं हो जाएगा, आएगा एकदम तुरंत अप्रोच करेगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जब इसके पास पहुंचने की चेष्टा करेगा तो ये जो है डिस्टर्ब करता रहेगा। यानी इन दोनों के मुकाबले ज्यादा फास्ट इंटरचेंज कहां होगा न्यूक्लियोफाइल का?
तो ज़्यादा फास्ट चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है, थोड़ा फार अपार्ट है। क्या है? फार अपार्ट, थोड़ा दूर है, सो फास्टर, सो लेस हिंड्रेंस। थोड़ा दूर है ना यहाँ पर, तो थोड़ा दूर है तो हिंड्रेंस कम करेगा, एंड सो फास्टर, और इसीलिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। कौन वाला? पहला वाला। इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो है इसको लिख लेना तुम अपने भाषा में कहीं पर, ये इससे दूर है, अल्फा कार्बन से दूर है, जिस कारण कौन, मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, यहां पर हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, बाधा उत्पन्न कम होगा, न्यूक्लियोफाइल को आने में हर्डल्स यानी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन यहां पर करीब होने के कारण ये इसको समस्या पैदा करता रहेगा, न्यूक्लियोफाइल को आने से बार बार रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिस कारण से यहां रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आप लोग चीज़ों को एंजॉय करते हैं, समझते हैं, तो कम से कम एक लाइक दे दिया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ये दो जो पेयर दिया हुआ है, इन दोनों में से बताना है कि SN2 रिएक्शन को फास्ट कौन करेगा। तो भैया SN2 के लिए क्या देखा गया है, SN2 के लिए आपने क्या देखा है, अगर आप SN2 की बात करते हैं तो SN2 तो पहले 1 डिग्री जाता है, उसके बाद 2 डिग्री जाता है, उसके बाद 3 डिग्री जाता है। तो यहां पर इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, 2 बीटा कार्बन मतलब 2 डिग्री। यहां पर इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो ये अल्फा हो गया, अल्फा के बाद ये बीटा हो गया, एक बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो अब आप ही बताइए कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा फास्ट कौन करेगा। तो आप लोग ये बेंजीन मत समझिएगा, दिस इज नॉट अ बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन है ना, इसका नाम है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है 1 साइक्लोहेक्साइल, या ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या? क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा फास्ट कौन करेगा, SN2, तो 1 डिग्री करेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको बच्चे जनरली पूछते हैं डाउट के रूप में, पता नहीं क्यों पूछते हैं, पर थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये भी अगर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, मतलब ये अल्फा है, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, उसी प्रकार यहां पर ये है अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा। जहां जहां पर कॉर्नर है वहां वहां पर समझना है कि वहां वहां पर कार्बन है, और जहां जहां चेन लास्ट करता है, टर्मिनेट करता है, वहां पर भी कार्बन है। यहां पर कार्बन नहीं समझना है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आयोडीन है। ठीक है, ये एक बीटा कार्बन है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यहां पर भी एक बीटा कार्बन है, इसका मतलब यह भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन है, ज्यादा फास्ट SN2 कौन परफॉर्म करेगा। तो भैया SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफ्यूज का बाहर निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो जितना जल्दी न्यूक्लियोफ्यूज बाहर निकलेगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। जैसे जैसे ये आते जाएगा वैसे वैसे निकलता जाएगा, यानी जितना जल्दी न्यूक्लियोफ्यूज बाहर निकलेगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो देखना है कि इन दोनों में आयोडीन और क्लोरीन में जल्दी कौन बाहर निकलेगा। तो भैया आयोडीन और क्लोरीन में जवाब है कि आयोडीन पहले जल्दी बाहर निकलेगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग मतलब छोड़ने वाला ग्रुप, आयोडीन जो है वो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों? ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो उससे क्या हुआ, अरे बाबा एटॉमिक साइज जब बड़ा हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। अगर एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और जब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो भाई साहब बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में कैसा संबंध है, इनवर्स का रिलेशन है। अगर बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है तो उस बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है क्लोरीन और आयोडीन में, चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा है इसीलिए आयोडीन और कार्बन के बीच की ये जो बॉन्ड की लंबाई है ये ज़्यादा है, और बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है मतलब ये बॉन्ड कमज़ोर है, यानी आयोडीन जल्दी से बाहर निकलेगा। ये नहीं समझना है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं समझना है। हाँ, पोलैरिटी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा पोलर है, परंतु अगर लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, यानी ये आयोडीन जल्दी बाहर निकलेगा। अब आयोडीन जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना जल्दी इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, और इसी कारण से इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है आयोडोब्यूटेन। तो आयोडोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन में आयोडोब्यूटेन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा एज कंपैरिजन टू क्लोरोब्यूटेन के। तो ये इस सवाल का जवाब है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट। इसका भी 1 और इसका भी 1। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी बातों को आप लिख लीजिए, जो आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए उसको नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन तो अभी हो गया है डिस्कस। देखो ये क्वेश्चन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने कराया था, इसमें थोड़ा एरर था, मैंने सुधरवा दिया था। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ इच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। ये एक सवाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्या है आपके पास, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये एक सवाल है। इन तीनों में अरेंज करना है, इन तीनों में अरेंज करना है, और इन चारों को अरेंज करना है आपस में कि इनमें SN2 फास्ट कौन करेगा। तो मैं एक करके दिखा देता हूं, है ना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन है आपके पास। तो एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास है 1 ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 ब्रोमो पेंटेन है ना, इसका मतलब एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद क्या है आपके पास, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन यानी कि Br। उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद है CH3। 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो आपके पास है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री है, और यहाँ पर 1 डिग्री है, और यहाँ पर 2 डिग्री है। तो आपको बताना है कि SN2 फास्ट कौन करेगा। तो SN2 फास्ट कौन करेगा, तो SN2 में पहले 1 डिग्री होता है, पहले ये वाला करेगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, उसके बाद 2 नंबर पर ये आ जाएगा, और उसके बाद 3 नंबर पर ये आ जाएगा। यानी फास्ट कौन करेगा, मैंने पहला को सॉल्व किया है कि SN2 फास्ट कौन करेगा, तो ये 1 डिग्री है तो पहले ये करेगा, उसके बाद 2 डिग्री है तो ये करेगा, उसके बाद 3 डिग्री है तो ये करेगा। इसी प्रकार बाकी सवालों को आप बना सकते हैं, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में उसको कमेंट कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बस जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। ये एक है, एक दूसरा है और एक तीसरा है। आपको ऐसे ही बनाना है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान लेना है, और उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन ज़्यादा फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा, उसी हिसाब से अरेंज करना है। तो अगर हमको इसको अरेंज करना पड़े तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे 3। अब चूंकि यहाँ नाम लिखा है तो नाम के हिसाब से ही आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये सब तो क्वेश्चंस हो गए हैं, ये भी हो गया। यहाँ पर नोट करके अपने कॉपी में लिखिएगा, ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। पता चला हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर दिए और छोटा सा क्वेश्चन आया तो आप फंस गए। तो आपको SN1 SN2 में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ये सब समझा चुके हैं पहले से ही कि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है, SN2 बाईमॉलिक्यूलर होता है, SN1 2 स्टेप में होता है जबकि SN2 एक ही स्टेप में होता है। SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है, जबकि SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा बेटर SN2 रिएक्शन परफॉर्म करता है। SN1 में रिटेंशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, ये बताया गया। इसके बाद क्या बताया गया कि SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल भी परफॉर्म कर सकता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड परफॉर्म करता है, जबकि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और इसके लिए SN2 को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है। ये सब अपनी मर्जी से 5 पॉइंट कुछ लिख देना है, रटा रटाया बात नहीं लिखना है। जितना बढ़िया अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे एग्जाम में स्कोर उतना बेहतर होता है।
तो मेरे रटने में मत जाइए, चीज़ों को समझने पर जाइए कि चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं। कॉपी जितना साफ सुथरा रखेंगे स्कोर उतना बेटर कर पाएंगे आप। चलिए, तो ये हो गया SN1 SN2 खत्म, और यहां पर इसी के साथ खत्म होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। उसके साथ ही ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके।